Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's continue ahead with the lecture. इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करें. चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड इनिशिएटिव्स को देखते हैं. तो सबसे पहले जो न्यूज़ में था वो था टेक्निकल टेक्सटाइल. टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं? तो टेक्सटाइल क्या होता है? जैसे जो आप कपड़े पहनते हो वो टेक्सटाइल में आता है ना. तो टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होते हैं? जो बेसिकली अपने ये सजावटी चीज़ों के लिए फ़ेमस नहीं होते हैं. वो बेसिकली अपनी टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ के लिए फ़ेमस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको टेक्निकल टेक्सटाइल का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे पीपीई किट्स हो गई है ना. अभी पीपीई किट्स जो है वो बेसिकली क्या फ़ैशन के लिए थोड़ी कोई पहनता है ना. वो तो आप को वायरस से बचाने के लिए है ना. तो ये उसकी टेक्निकल प्रॉपर्टी है ना. ये पीपीई किट की टेक्निकल प्रॉपर्टी है कि वो आपको वायरस से बचा रही है. तो दैट कम्स अंडर टेक्निकल टेक्सटाइल्स. ठीक है. तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अपनी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के लिए फेमस होते हैं, ना कि एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. अपने लुकआउट के लिए फेमस नहीं होते, बट उनके जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनके लिए वो फेमस होते हैं. ठीक है. तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी देखो पिछले साल भी एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन आया था है ना. काफ़ी न्यूज़ में था वो. क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आ सकता है इस बार क्वेश्चन. तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स बेसिकली अभी क्या कर रही है, इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बना रही है ताकि इसके जो टेक्निकल टेक्सटाइल इंडिया में बनते हैं उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके. ठीक है. तो ये बेसिकली जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल था ये नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंडर एक प्रोग्राम था. मतलब ये प्रपोज किया गया था कि एक कंपोनेंट है इसके अंदर जिसमें हम उसको एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे. तो ये जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन था, इसका एम क्या था कि हम जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें 15 से 20% इसका डिमांड बढ़ाएंगे, किसका, टेक्निकल टेक्सटाइल का. और मार्केट साइज़ को हम बढ़ा के 40 से 50 बिलियन डॉलर का कर देंगे बाय ईयर 2024. ठीक है. अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो टेक्निकल टेक्सटाइल अकाउंट्स फॉर 13% ऑफ इंडियाज़ टोटल टेक्सटाइल एंड अपैरल मार्केट एंड कंट्रीब्यूट्स टू 0.7% ऑफ द इंडियाज़ जीडीपी. तो 0.7% इंडिया जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है. 13% टोटल टेक्सटाइल्स में इसका शेयर है. ठीक है. अब दूसरे पे आता है टेक्सटाइल देख लिया. अब हम स्टील इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं. तो स्टील इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन द वर्ल्ड एंड अकाउंट्स फॉर 2.3% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी. ये आपको याद करना है कि भाई इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में. अब गवर्नमेंट क्या करिए, गवर्नमेंट एग्जामिन करिए कि हम बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाएंगे. जो भी स्टील बाहर से इंपोर्ट होता है चाइना से या कहीं और से भी जो इंपोर्ट होता है उस पर हम बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाएंगे. तो बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स क्या होता है? एक ड्यूटी होती है जो इंपोर्टेड गुड्स पे लगती है. जैसे कस्टम ड्यूटी लगती है ना, तो कस्टम ड्यूटी के साथ साथ अब बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स भी लगेगा. मतलब बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, कस्टम तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ बीएटी भी लगेगा साथ में. ठीक है. तो इससे क्या होगा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेगा जो डोमेस्टिक हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए. ठीक है. दूसरा इनिशिएटिव देखते हैं स्टील से रिलेटेड क्या था. मिशन पूर्वोदय. ये भी पिछले साल आया था. पूर्वोदय मतलब जो ईस्ट में जो हमारा स्टील सेक्टर है, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा है ना, झारखंड, इसको डेवलप करने की बात की गई है. ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने इन पार्टनरशिप विद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII एंड जॉइंट प्लान कमेटी, इसमें ये बोला था कि हम एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट करेंगे ईस्टर्न इंडिया का थ्रू और उसको एक इंटीग्रेटेड स्टील हब बनाएंगे जिसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में. अब इसमें कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं? उड़ीसा, झारखंड, जितना भी हमारा ईस्टर्न बेल्ट है ना जहाँ पे ये स्टील पूरा मिलता है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, इन सबको हम इंक्लूड करेंगे. ठीक है. तो ये था मिशन पूर्वोदय. अब स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का क्या इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने आयरन और पॉलिसी 2021 में 21 रिलीज़ किया था, जिसमें क्या है, रैंक किया गया है आयरन और के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चीज़ों को. ठीक है. कि कितना ईजिली जो है आयरन और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर सकता है. ठीक है. तो इट एम्स टू मीट द कंप्लीट रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और कस्टमर्स. ठीक है. लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे हम स्टील इंडस्ट्री को ताकि वो कॉम्पिटेटिव चैलेंज को मीटअप कर सके. ठीक है. इंडिया इज़ अ 4th लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग इन द कंट्री. ये आपको याद करना है कि इंडिया जो आयरन और प्रोड्यूसिंग में है कौन सा है? 4th लार्जेस्ट है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सोलर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया की बात करते हैं. तो रिसेंटली क्या है, इंडिया हैज़ रिसीव प्रपोजल्स फॉर सेटिंग अप
10 गीगावाट ऑफ सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है। प्रपोजल आया है 10 गीगावाट और हम बढ़ाएंगे। अभी प्रेजेंट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 136 गीगावाट है, जो 36% ऑफ टोटल एनर्जी जनरेशन में कंट्रीब्यूट करती है। और इंडिया अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो उसमें 4th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। तो ये याद रखना, इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी में 4th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। 9 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ऑलरेडी इंडिया में, और 3 गीगावाट का एनुअल सोलर सेल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। एक है सोलर मॉड्यूल का मैन्युफैक्चरिंग, एक है सोलर सेल का प्रोडक्शन, ठीक है। तो सोलर सेल के प्रोडक्शन में 3 गीगावाट का है और उसमें 9 गीगावाट का है, किसमें, सोलर मॉड्यूल में। अब एक ग्लोबल री इन्वेस्ट की बात की गई थी, री मतलब आरी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली इन्वेस्टर एक मीटअप है जिसमें हम एक्सपो होते हैं ना जैसे, उस टाइप का है, जहाँ पे ये रिन्यूएबल एनर्जी के इन्वेस्टर जो ऐसे इन्वेस्टर जो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं वो सब आते हैं, मीट करते हैं और डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी को कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे हम बढ़ाएं, ठीक है। तो ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने बेसिकली ये ऑर्गेनाइज़ किया है, ठीक है। उसके बाद 750 मेगावाट का सबसे पहला एशिया का एशिया का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है, रेवा में है। 750 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है ये। तो ये याद रखना कि एशिया का सबसे बड़ा है ये, कहाँ पर है, रेवा में। डेवलप्ड बाय रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, किसने डेवलप किया है, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने। पहला ऐसा सोलर प्रोजेक्ट है इन द कंट्री टू ब्रेक द ग्रिड पैरिटी बैरियर, ठीक है। ग्रिड पैरिटी बैरियर को ब्रेक करता है ये। ग्रिड पैरिटी हैपेंस व्हेन अल्टरनेट एनर्जीज लाइक सोलर कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्स लाइक कोयल। तो जैसे मान लो अभी आपके घर में जो बिजली आती है वो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर प्लांट से आती है ना। थर्मल पावर प्लांट जो है वो डिस्कॉम्स को बेचता है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं ये आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाती हैं। तो ये कहाँ से आ रही है, कोयल बेस्ड पावर प्लांट से आ रही है बेसिकली, है ना। तो ग्रिड पैरिटी का मतलब ये होता है, ये है कि कोयल से अगर नहीं भी आती है ये, है ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रिड से पावर मिल पाए, ठीक है। तो जो यहाँ से पावर आ रही है, जो सोलर, जैसे मान लो सोलर एनर्जी से पावर आ रही है, उसकी जो कॉस्ट है वो कोल वाले से कम है ना, तब कम है या फिर बराबर है ना। तो उसको हम बोलते हैं ग्रिड पैरिटी। इंडिया हैज़ अ एनुअल सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये तो बता ही दिया था ऊपर, 4 गीगावाट का कहाँ है, 4 गीगावाट का, वाइल एवरेज एनुअल डिमांड इज 10 to 15 गीगावाट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड की बात करते हैं तो जो मीटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसने बेसिकली क्या किया है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड बनाया है। इसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को हम डेवलप करेंगे, है ना, उनमें पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे ताकि जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं उनको डेवलप किया जा सके, ठीक है। ये किसके अंडर था, किसके अंडर अनाउंस होता है, नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के अंडर। कॉर्पस कितने का है, 5000 करोड़ का कॉर्पस है, जिसमें से 1000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी और रिमेनिंग कंट्रीब्यूट करेगा इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स, बेसिकली उनको फंडिंग मिल पाएगी और वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, किसमें, सॉफ्टवेयर रिलेटेड। तो ये जो नेशनल पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, इसमें बेसिकली 5 मिशन है। ये टारगेट्स क्या हैं, ये याद रखने हैं आपको, टारगेट्स क्या हैं। इसमें हम 10 गुना बढ़ा देंगे ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मार्केट को 2025 तक, ठीक है। 10,000 नए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप सॉफ्टवेयर फील्ड में आएंगे, जिसमें से 1000 जो होंगे वो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ से आने चाहिए। टैलेंट पूल क्रिएट करेंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, है ना। क्लस्टर बेस्ड इनोवेशन इकोसिस्टम को लाएंगे। नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिशन को हम सेटअप करेंगे, ठीक है। ये सब इसमें बोला गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की बात करते हैं। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल क्या है, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर, DPIIT के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर है ये। तो क्या करती है, ये प्रोडक्टिविटी कल्चर को बढ़ाती है, बेसिकली इंडेवर करती है, कोशिश करती है कि प्रोडक्टिविटी कल्चर जो है वो इंडिया में इंक्रीज़ हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, एपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एपरल आ गया तो किसके अंदर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर, है ना। तो ये एपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या करती है, ये एपरल के एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है कि भाई ये जो है जो एपरल का एक्सपोर्ट है वो बढ़े, ठीक है। ये क्या करती है, प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है और फैसिलिटेट करती है इंडिया की एपरल इंडस्ट्री को, ताकि उसका कॉम्पिटेटिव एज और ग्लोबल पोजीशनिंग को सही किया जा सके। फिर आता है एक कंसेप्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, जिसमें मान लो आप जब फर्म को रजिस्टर करते हो, ठीक है, तो डिफरेंट होते हैं तरीके। जैसे आप प्राइवेट कॉर्पोरेशन के टाइप उसको कर सकते हो, पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो, है ना, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कर सकते हो। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, होती तो पार्टनरशिप ही है, बट जो पार्टनर्स होते हैं उनकी बहुत ही लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जैसे मान लो मैं हूँ और आप हो, ठीक है, हम दोनों ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाया, ठीक है, लेट्स से एक पार्टनरशिप फर्म बनाया। तो अगर इस फर्म में कुछ भी गलत होता है, मान लो आपकी गलती से ये लॉस में चला गया और ये बैंकरप्सी में आ गया, ठीक है, तो मेरे पर्सनल एसेट्स जो हैं वो छीने नहीं जाएंगे, ठीक है।
तो इसकी वजह से मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसको बोलते हैं हम लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप होती है, इट इज़ ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, fully liable for its asset, but liability of the partners is limited to their agreed contribution to the LLP। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि हम इतना इतना बेसिकली क्या बोल रहे हैं, इतना बेसिकली हम अपना पर्सनल चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उतना ही लिमिटेशन रहता है ना। उससे आगे जाके आप ऐसा नहीं कि पर्सनल एसेट्स को सीज कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स एज फार एज सिविल केसेस आर कंसर्न, इट इज़ लिमिटेड। इन सच पार्टनरशिप पार्टनर्स कांट बी हेल्ड लाइबल फॉर अनदर्स मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। तो दूसरे पार्टनर की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो दूसरे अब जो जो और पार्टनर्स हैं उनको आप लाइबल नहीं कर सकते, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं कि मिज़ोरम ऐसा स्टेट है जिसने इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया किसको, स्पोर्ट्स को इसने इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया, ठीक है। उसके बाद नया चीज़ क्या है, ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ये किसने डेवलप किया, ये ICAT ने डेवलप किया। ICAT क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। ये किसके अंडर आता है, ये एक सर्टिफिकेशन एजेंसी है जो NATRIP के अंदर आता है। NATRIP क्या है, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑटोमोटिव टेस्टिंग प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेशन देता है, R&D सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इनिशिएटिव किसका है, ये जो एस्पायर इनिशिएटिव है किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस का है। इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका की ऑब्जेक्टिव है, इस पोर्टल का की ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये फैसिलिटेट करता है इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सेल्फ रिलायंस बनने में, ठीक है। सेल्फ रिलायंस वाला जो अभी चल रहा है ना चीज़, उसमें ये बेसिकली इसको हेल्प करता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है, बेसिकली इसमें क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की गई है। तो ये यूनियन बजट में लॉन्च हुआ था पिछले साल। अब इसमें जैसे एनर्जी हो गया है ना, रोड्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, यही सब तो आता है, एनर्जी हो गया, रोड्स हो गया, और आपका अर्बन एरियाज़ को डेवलप करने की बात है, रेलवेज़ को डेवलप करने की बात है, ठीक है। तो इनमें कुछ प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे और उनमें उसके लिए एक फ़ंड सेटअप किया गया, ठीक है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बेसिकली ये रिकॉग्नाइज़ किया गया कि इंडिया को 4.5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू सस्टेन इट्स ग्रोथ रेट। इसके लिए मिनिस्ट्री ने बोला था हम 111 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको हम 2025 तक बेसिकली इम्प्लीमेंट कर देंगे। अभी जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर ये जो पैसा है 111 लाख करोड़ का, ये कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसमें से 39% सेंटर करेगा, 40% स्टेट करेगा और बाकी 21% जो है वो प्राइवेट सेक्टर करेगा। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट में देखें ये जो पैसा है वो कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है, कौन कौन से सेक्टर्स में जाएगा, तो उसमें 4 जो मेजर सेक्टर्स हैं उसमें 70%, इसका जो 70% ऑफ पैसा है वो मेजर 4 सेक्टर में जाएगा, एनर्जी, रोड्स, अर्बन और रेलवे। सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछ ले कि ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी सेक्टर में है, ठीक है। और टोटल ये 4 सेक्टर्स जो हैं वो 70% ऑफ द जो स्पेंडिंग है उसको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। एक ऑनलाइन डैशबोर्ड बनेगा, है ना, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि इन्फॉर्मेशन इस पर शेयर हो पाए, है ना। और ये डैशबोर्ड जो है ये होस्ट कौन करेगा, इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड। इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड जो है वो इस डैशबोर्ड को क्या करेगा, होस्ट करेगा, ठीक है। जो इंडियन इन्वेस्टमेंट ग्रिड है ये किसका इनिशिएटिव है, ये DPIIT का, अगेन एक DPIIT और इन्वेस्ट इंडिया ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड है ये बेसिकली DPIIT और इन्वेस्ट इंडिया का दोनों का मिला के एक पोर्टल है, ठीक है। दोनों ने मिलकर बनाया बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क NPMPF, ठीक है। तो ये जो नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है ये किसने लॉन्च की है, ये बेसिकली नीति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया, ठीक है। ये क्या करती है, बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें रेडिकल रिफॉर्म्स की बात करती है। बेसिकली उनका जो एग्जीक्यूशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जैसे एग्जीक्यूट होते हैं, है ना, वो जैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, उसमें रिफॉर्म लाने की बात की करती है ये नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट को मैनेज करती है बेसिकली, ठीक है। ये क्या इंश्योर करेगा, ये इंश्योर करेगा कि अच्छे क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जैसे कि भाई ब्रिज गिर जाते हैं आजकल, है ना, तो ऐसा ना हो, गुड क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बने, रोबस्ट गवर्नेंस हो, कॉस्ट रिड्यूस हो, वेस्ट जो पैसा वेस्ट होता है मटेरियल में वो सब रिड्यूस हो, इन्वायरमेंट से कंपैटिबिलिटी हो उस चीज़ की। तो ये सब ये क्या है, नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी इसको इंश्योर करेगा, ठीक है। लॉजिस्टिक्स सॉरी लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बात करें तो इंडिया सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क लॉन्च किया है। कहाँ पे सेटअप कहाँ होगा, ये आसाम में सेटअप होगा,
जोगिक होपा में, ठीक है। तो जो ये जोगिक होपा है यहाँ असम में, बेसिकली ये इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो सेटअप होगा। तो ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होता क्या है, एक ऐसा फॉर्म होता है लॉजिस्टिक पार्क का जहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विसेज भी मिलती हैं, ठीक है। रेल और रोड ट्रांसपोर्ट तो मिलेगा ही, उसके साथ बाकी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी आपको मिलेंगी। इसको किसके अंडर डेवलप किया गया है, इसको भारतमाला परियोजना के अंदर डेवलप किया गया है। और ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट एयर, रोड, रेल और वाटर कनेक्टिविटी को लोगों तक पहुंचाएगा, ठीक है। अभी अगर हम लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट देखें तो वो जो ग्लोबल बेंचमार्क है उससे बहुत हाई है। अभी जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 13 से 14% है जीडीपी का, जबकि ग्लोबल बेंचमार्क जो है वो 7 से 8% है जीडीपी का, मतलब 7 से 8% अपने जीडीपी का है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम अब हम आगे बढ़ते हैं और रोडवेज़ पे चलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट आया है किस पे, जो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र वाला मॉडल होता है ना, उस पर एक मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट आया है। तो सबसे पहले तो ये अप्रूव किसने किया है, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो है उसने मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट है उसमें चेंजेस को अप्रूव किया है, ताकि जो प्राइवेटली फंड हाईवेज़ हैं उनको बीओटी मॉडल, टॉल मॉडल के अंदर बनाया जा सके, ठीक है। बीओटी टॉल मॉडल में बेसिकली जो भी एनएचएआई के 96% ऑफ द प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बीओटी के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। और बाकी दो दो मॉडल होते हैं ईपीसी, कौन सा होता है, एक ईपीसी होता है और एक दूसरा कौन सा होता है, हाइब्रिड, ठीक है। तो ईपीसी और हाइब्रिड ये दोनों अलग अलग मॉडल होते हैं, ठीक है, इसके अलावा बीओटी के अलावा। अब इसमें क्या है कि देखो 96% ऑफ द जो पैसा है, 96% ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैं वो बीओटी के अंदर थे, तो एनएचएआई ने अपना जो फोकस है वो ईपीसी और अब हाइब्रिड, इसमें हाइब्रिड जो प्रोजेक्ट्स है ना, हाइब्रिड एनओडी मॉडल, उसमें बेसिकली अपना ये फोकस किया है, ठीक है। की फीचर्स और एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स की बात करें जो ये मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट्स में आए हैं, पहला तो है रेवेन्यू असेसमेंट को रिवाइज़ किया गया है। इसमें 5 साल का कंसेशन पीरियड दिया गया है, मतलब सॉरी, हर 5 साल के कंसेशन पीरियड जो है उसमें री एवेल्यूएशन होगा कि 5 साल के पीरियड में बेसिकली ये एनएचएआई देखेगा कि कितना पैसा आ रहा है, कैसा है, ठीक है। ये सब रेवेन्यू पोटेंशियल को रीअसेस करेगा और फिर हर 5-7 साल में, बेसिकली पहले 5 साल में करेगा, फिर 10 साल में करेगा, ठीक है। और ये कंसेशन है ये एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लैंड एक्विजिशन की बात करें तो द वर्क ऑर्डर ऑफ बिल्डिंग हाईवे प्रोजेक्ट्स विल बी इशूड ओनली व्हेन 90% ऑफ द लैंड इज एक्वायर्ड। 90% ऑफ द लैंड जब एक्वायर हो जाएगी तभी जो एनएचएआई है वो पैसा रिलीज़ करेगा, ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड बनाए ताकि इससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उसका टाइमली रिड्रेसल हो पाए विद इन 90 डेज, ठीक है। एनएचएआई की बात कर लेते हैं, सिंस न्यूज़ में था तो एनएचएआई जो है वो क्यों न्यूज़ में था सबसे पहले, तो एनएचएआई ने एप्लीकेशन फाइल किया है सेबी में, ताकि जो उसके 19 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका 35,000 करोड़ का वर्थ है, उसको इनवाइट मॉडल में इन्वेस्ट करना है। अब ये इनवाइट मॉडल मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में बताया है इनवाइट मॉडल क्या होता है, जिसमें आप एज म्यूचुअल फंड टाइप का होता है इनवाइट, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो अपना पैसा और वो बेसिकली एयरपोर्ट्स वगैरह में, जैसे एयरपोर्ट बनाना है तो उसमें इन्वेस्ट करेगा और एयरपोर्ट से जो रेंट आएगा वो आपको एज अ प्रॉफिट मिलेगा। तो ये होता है इनवाइट। तो एनएचएआई ने ये 35,000 करोड़ का इनवाइट मॉडल रिलीज़ करने की बात की गई, सेबी से अप्रूवल लिया, एप्लीकेशन दी है, ठीक है। तो इससे पहले अब ये क्यों, इसने अभी क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया था, क्योंकि कैबिनेट ने पिछले साल दिसंबर में एनएचएआई को अप्रूव कर दिया था, पिछले के पिछले साल मतलब दिसंबर 2019 में, कि वो अब इनवाइट्स जो है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है उसको बेसिकली ये इसमें वो कर सकती है, मतलब अब इसमें ये सेटअप कर सकती है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, ठीक है। तो ये किसके अंडर, कौन से एक्ट के अंदर है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर है ना, और सेबी के रेगुलेशन से कंप्लाई करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स टू टैप अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग टू बूस्ट पब्लिक स्पेंडिंग इन रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई अगर ये जो इन्विट है वो सेटअप होगा तो पब्लिक जो है वो इन्वेस्ट करेगी किसमें, आपका ये पैसा कहाँ जा रहा है, आपका ये पैसा यहीं पे तो जा रहा है, एयरपोर्ट बनाने में, रोड बनाने में, यहीं सब जा रहा है आपका ये पैसा, है ना। तो ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक है वो इन्वेस्ट कर पाएगी, ठीक है। इन सॉरी invite would be NHAI's first asset monetization model after it had earlier projects under the टॉल, पहले तो टीओटी मॉडल था चलता था, अभी इनवाइट मॉडल में पहला ऐसे ये मोनेटाइजेशन मॉडल है जिससे एनएचएआई को पैसा आएगा, ठीक है। एनएचएआई को कॉन्स्टिट्यूट किसने किया गया था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर आता है, ठीक है। एज अ सेंट्रल अथॉरिटी सेटअप हुआ था, क्या करता है ये, मैनेज करता है हाईवेज़ को, जैसे कि नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, तो हाईवेज़ को मैनेज करेगा, तो ये हाईवेज़ को मैनेज करता है, ठीक है। अब एक नए मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं।
जस्ट अ सेकेंड, ये क्या क्या मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये? डेटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये क्या करता है, क्या है ये डेटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? ये बेसिकली आर्टिफिशियल एआई प्लेटफॉर्म है जो एनएचएआई ने लॉन्च किया है, ठीक है। क्लाउड बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बाय बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो एनएचएआई लेके आया है। बस आपको ये याद रखना है कि इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी इन्वॉल्व है, एआई इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये रिलीज़ किसने किया है? एनएचएआई ने किया है, ठीक है। तो इसको लॉन्च करने से बेसिकली एनएचएआई ऐसा पहला सेक्टर बन गया है, सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जो फुली डिजिटल हो गया है, ठीक है। इससे क्या क्या बेनिफिट्स आएंगे? कोई डिले नहीं होगा, कोई डिसीजन मेकिंग होगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा मिसिंग रिकॉर्ड्स में, और ये सब चीज़ें हेल्प करेगा। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, जैसे एआई बेस्ड हो गई, ब्लॉकचेन बेस्ड हो गई, तो जनरली इनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वो सही होते हैं, क्योंकि ये सब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं और इनके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं फ्यूचर में वो बेनिफिशियल ही सरकार दिखाती है, ठीक है। तो ये बैक ऑफ द माइंड पे रखना। अब हम क्या करते हैं, अब हम रेलवेज़ की बात करते हैं, ठीक है। रेलवे सेक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला न्यूज़ में था डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स। तो ये आपको पता होगा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स क्या है। इसमें बेसिकली ट्रेन से बेसिकली जैसे कोयला ट्रांसपोर्ट करना रहता है ना, कोयला, आयरन ओर, तो उसके लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है। तो वहाँ पे सिर्फ ये जो ट्रेन से बेसिकली ये कोयला और आयरन ओर ले जाके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में वो किया जाएगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में ट्रेन रुकेगी और वहाँ पे अनलोड किया जाएगा। तो वो जो पूरा कॉरिडोर है जो चलेगा उसको हम बोलेंगे वो बोलते हैं हम डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है। अब देख लेते हैं डेफिनेशन वाइज क्या है। हाई स्पीड हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर फ्राइट मूवमेंट, ठीक है, फ्राइट मूवमेंट के लिए एक्सक्लूसिव बना है। अब इसमें दो हैं, एक तो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बेसिकली पंजाब से स्टार्ट होता है और ये वेस्ट बंगाल तक जाता है। तो पंजाब में सानेवाल से लेकर आपका दानकुनी जो वेस्ट बंगाल में वहाँ तक जाता है। 6 स्टेट कवर होते हैं, याद रखना कौन कौन से 6 स्टेट हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। 6 स्टेट्स को ये कवर करता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। उसके बाद दूसरा आता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। तो ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर होता है ये बेसिकली कहाँ से है? ये बेसिकली दिल्ली के दादरी से, एनसीआर जो है, एनसीआर के दादरी से स्टार्ट होता है और जेएनपीटी तक जाता है मुंबई के, ठीक है। ये भी 6 स्टेट से पास होता है। कौन कौन से 6 स्टेट हैं? महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है और यूपी है, ठीक है। तो इन सब स्टेट से ये बेसिकली पास करता है ना। उसके बाद और क्या न्यूज़ में था, प्राइम मिनिस्टर ने नया जो है कॉरिडोर को इनाग्रेट किया है। भावपुर और खुर्जा सेक्शन को नया इनाग्रेशन हुआ है, ठीक है। और इसका ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कहाँ है? प्रयागराज, यूपी में, ठीक है। उसके बाद ये जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स हैं इनके लिए इम्प्लीमेंटिंग और ये जो लेखा जोखा है और ये जो सब देख रही है, कौन सी एजेंसी देख रही है, कौन सी कंपनी देख रही है? डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बेसिकली कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है, ठीक है। यही रिस्पॉन्सिबल है इनको बनाने के लिए। ये जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स हैं इनको बनाने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और इनका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी यही देखती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोल ऑन और रोल ऑफ सर्विसेज जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहली रोल ऑन रोल ऑफ सर्विसेज साउथ वेस्टर्न रेलवेज़ की सबसे पहली रोल ऑन रोल ऑफ सर्विसेज को चलाया गया। कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुई थी? नीलामंगला बेंगलुरु से लेकर ये बेल सोलापुर के पास है ना, वहाँ तक ये गई है। इसमें क्या होता है बेसिकली, ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे रोड व्हीकल्स, जैसे आपने देखा होगा अगर आप इधर गए होगे, नॉर्थ ईस्ट साइड गए होगे, गुवाहाटी साइड, तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है ना, वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं ना, वहाँ पे पुल नहीं बना था पहले, तो वहाँ पे लोगों को ये ब्रह्मपुत्रा क्रॉस करके जाना पड़ता था सिटी में। तो लोग अपना साइकिल वाइकिल ना सब बोट वोट पे लेके जाते थे, ठीक है। तो अब ये बोट की जगह ट्रेन के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो उसी टाइप का होता है कि भाई जो रोड व्हीकल्स हैं उनको हम इस पर जो क्या बोलते हैं, ये रेलवे की वैगन्स होती है ना, जैसे मान लो ट्रैक्टर्स हो गए या जैसे जो मशीन्स होती हैं, वैसे व्हीकल्स ही बोलते हैं ना। व्हीकल जैसे देखा होगा आपने, ये जो गुड्स वाली ट्रेन होती है ना, किसी जिसमें डब्बे नहीं होते हैं, ये बस ऐसे इनके ऊपर ऐसे व्हीकल्स रखे रहते हैं। ट्रैक्टर्स मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाने हैं ना, तो वो ऐसे ट्रेन पे रख के जब ले जाते हैं ना, तो वो उसको हम बोलते हैं रोल ऑन रोल ऑफ सर्विसेज। रोल ऑन मतलब रोल कर दो उसके ऊपर, रोल ऑफ मतलब फिर इससे उतार दो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। किसान रेल जो है उसको लॉन्च किया गया किसके बीच में, अनंतपुर और न्यू दिल्ली के बीच में जो है किसान रेल को लॉन्च किया गया। ठीक है, पहली साउथ इंडिया की पहली है ये साउथ इंडिया की, और दूसरी है किसान रेल ये पूरे इंडिया की। ठीक है, इसके पहले सबसे पहली कौन सी थी, ये तो अभी इसकी अनंतपुर से नई दिल्ली जो चली है ये साउथ इंडिया की पहली है ना। सबसे पहली कौन सी थी, सबसे पहली देवली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार में स्टार्ट हुई थी, तो याद रखना ये पहली नहीं है, ये दूसरी है। ठीक है, किसान रेल इज कंसेप्चुलाइज्ड टू प्रोवाइड प्रायोरिटी टू फार्मिंग सेक्टर एंड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू वेरियस मार्केट प्लेसेस। तो अब क्या है, फार्मर जो बेसिकली क्या है, फार्मर का कुछ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो मान लो उसका नहीं बिका अपने स्टेट में, तो वो क्या करेगा, ये किसान रेल के थ्रू वो दूसरे स्टेट में अपना जो उपज है उसको बेच देगा बाहर ले जाके, मतलब लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ये ट्रेन में जाएगा तो जल्दी चला जाएगा ना, ऐसे बस या ट्रेन से, बस से जाएगा या कार वार से बस या ट्रक से जाएगा तो देर लगता है, ट्रेन से जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा ना। तो पेरिशेबल प्रोडक्ट जो है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसान रेल स्टार्ट हुआ था। स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाई गई है कहाँ से कहाँ, ये बेसिकली गंटूर के आंध्र प्रदेश से बेनापोल गई है बांग्लादेश में। इससे क्या ट्रांसफ़र हुआ है, चिलीज़ ट्रांसफ़र हुई है। पार्सल ट्रेन बियॉन्ड द कंट्री ड्राई चिलीज़ को ट्रांसफ़र किया गया है गंटूर के आंध्र प्रदेश से बेनापोल ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, ये चेक पोस्ट है बेसिकली बेनापोल इंडिया बांग्लादेश के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं और मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल के बारे में बात करते हैं। जो ये बिल आया मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल क्या करता है, क्या फीचर्स हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये किसी बात करता है रेगुलेशन ऑपरेशन प्लानिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स की बात करता है, और उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने की बात करता है, ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल और स्टेट का कंट्रोल कम हो और वो इंडिपेंडेंटली जो है वो चल पाए। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करेगा, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट जो है मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट जो है उसको ये रिप्लेस करेगा। की फीचर्स क्या हैं बिल के, कि भाई ये जो सबसे पहले एक बोर्ड बनेगा मेजर पोर्ट अथॉरिटी का, हर मेजर पोर्ट के लिए ये बनेगा, जिसमें जो क्या करेगा ये बेसिकली एडमिनिस्टर करेगा, कंट्रोल करेगा और मैनेज करेगा पोर्ट्स को। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो पोर्ट ट्रस्ट हैं, अभी हर पोर्ट के लिए एक पोर्ट ट्रस्ट होता है, उस पोर्ट ट्रस्ट को रिप्लेस करके अब ये आ जाएगा क्या, बोर्ड फॉर मेजर पोर्ट अथॉरिटी। टैरिफ अथॉरिटी का रोल जो है वो उसको रीडिफाइन किया गया है। जो टैरिफ अथॉरिटी जो पैसे लेती है ना पोर्ट से, उसको बोलते हैं हम टैरिफ अथॉरिटी, जो पैसा लेती है इससे उसको हम बोलते हैं टैरिफ अथॉरिटी। ठीक है, तो BPI हैज़ नॉट बीन गिवन पावर्स, ये जो BPI है बोर्ड ऑफ मेजर अथॉरिटी, इसको पावर दी गई है, ये टैरिफ फिक्स करेगी। और ये टैरिफ पहले कौन करता था, पहले ये टैरिफ फिक्स टैरिफ अथॉरिटी करती थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पहले मेजर पोर्ट्स के लिए कौन टैरिफ डिसाइड करता था, टैरिफ अथॉरिटी, बट अभी इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, बोर्ड फॉर मेजर पोर्ट अथॉरिटी, अब ये डिसाइड करेगी, है ना। और ये बेसिकली क्या करेगी, ये एज अ रेफरेंस टैरिफ ऐड करेगी फॉर पर्पसेस ऑफ बिडिंग इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, और जो पहले गवर्नेंस मॉडल पे एक्ट करता था अब वो लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पे एक्ट करेगा। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल क्या होता है, इसमें बेसिकली लैंडलॉर्ड क्या होता है, लैंडलॉर्ड जिसकी ज़मीन है वो लैंडलॉर्ड है ना। तो वैसे ही जिसका पोर्ट है वो लैंडलॉर्ड है, पोर्ट किसका है, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट जो है वो ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, बाकी जो ऑपरेशन होगा वो प्राइवेट पार्टी के पास होगा। वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्राइवेट फर्म लगाएगा, है ना। वो पैसे लेता रहेगा जब तक उसका प्रॉफिट नहीं बन जाता उससे। ठीक है, तब तक वो लेता रहेगा, और बाकी उसका मेजर ओनर कौन होगा, वो सरकार होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इसका। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।